सारी की सारी हमने जो टाइप स्क्रिप्ट लिखी थी वो VS कोड के ऊपर लिखी थी, चलाई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट जेएस के ऊपर आए, वो भी सारी हमने नेक्स्ट जेएस के ऊपर की। लेकिन अब हम आ गए हैं पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर हमें जाना है एजेंटिक एआई और एआई की तरफ। तो जो एजेंटिक एआई हो या तो फिर आपकी पाइथन हो, पाइथन के अंदर डेटा एनालिसिस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, उसके लिए जो हमारे पास सबसे पॉपुलर और सबसे जो वास्टली और वाइडली अडॉप्टेड और यूजेस जिसके ज़्यादा है वो है आपके पास जुपिटर नोटबुक। अब जुपिटर नोटबुक क्या है? जिस तरह से हमारे पास कोलैब है उसी तरह से जुपिटर नोटबुक है, बस फर्क इतना है कि वो आपके लोकल एनवायरनमेंट पे चलती है, ठीक है। लेकिन कोलैब क्या है? कोलैब जुपिटर नोटबुक बेस्ड ही है, यानी कि पूरी की पूरी जुपिटर नोटबुक ही है, लेकिन वो आपकी क्लाउड के ऊपर है। अब क्लाउड क्या है? क्लाउड को समझने के लिए हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे आपके पास कोई भी चीज़, आपको कोई भी प्रोग्राम चलाना होता है, आपको एक सिस्टम के ऊपर चलाना होता है। आपको उस प्रोग्राम को, उस स्पेसिफिक आईडी को चलाने के लिए, आईडी यानी कि VS कोड लेट सपोज, उसको चलाने के लिए एक आपको सिस्टम चाहिए, ठीक है। इसी तरह से क्लाउड क्या होता है? आप एक तरह से सिस्टम्स को बोरो करते हैं, किसी से लेते हैं। वो किसी एक स्पेसिफिक जगह पर चला रखा हुआ होगा, पड़ा हुआ होगा आपका सिस्टम या सर्वर के लिए, वो पड़ा हुआ होगा, उसको आप इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल किस तरह से करेंगे? इंटरनेट के थ्रू, क्लाउड के थ्रू। हम जब भी क्लाउड की बात करते हैं तो हम बेसिक लेवल के ऊपर जो देखते हैं वो ये होता है कि आपके सर्वर कहीं और पड़े हुए हैं, जो कि आप, उसकी मेमोरी भी ज़्यादा हो सकती है, उसकी रैम वगैरह, वो जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशंस रखी है उसके मुताबिक आपके सर्वर कहीं पर होंगे, लेकिन उसको आप रिमोटली इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस करते हैं। अब लेट सपोज आपका क्लाउड के ऊपर 20 GB की मशीन है और आपके पास 2 GB की मशीन है। अब आप क्लाउड को एक्सेस करते हुए वो 20 GB की मशीन को इस्तेमाल करते हुए 20 GB का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं अपनी ही मशीन से। कैसे? इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू आप क्या करेंगे? उसको एक्सेस करेंगे, उस स्पेसिफिक क्लाउड को, उस स्पेसिफिक सर्वर को एक्सेस करेंगे और उसके ऊपर अपनी सारी की सारी जो स्क्रिप्टिंग है, जो प्रोग्रामिंग है और जो भी कंप्यूटेशन है आप उसके ऊपर करेंगे। तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा हमारे पास ये होगा कि आपके पास अगर कोई एज सच सिस्टम नहीं है जो कि इतना ज़्यादा हैविली, या तो फिर आपको खरीदने की इतने ज़्यादा जो सिस्टम है वो महंगे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके छोटे से सिस्टम के ऊपर, आपकी छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप क्लाउड के ऊपर आराम से अपने कंप्यूटेशन, जो हैविली कंप्यूटेड टास्क होते हैं, आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज आप फ्यूचर में जाते हैं, फ्यूचर में जाके आप ये कर रहे हैं कि आपको कोई जीपीयू चाहिए, ठीक है। जीपीयू आपने लेके अपने सिस्टम के अंदर लाखों रुपए का जीपीयू लेके आपने अपने सिस्टम के अंदर लगा दिया, आपने उसके ऊपर टास्क परफॉर्म किए, लेकिन अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि दोबारा एक नई किस्म का या तो फिर एक नया वर्जन का जीपीयू आ गया। अब क्या आप दोबारा से लेंगे? दोबारा से खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। आप क्या करेंगे कि आप क्लाउड के ऊपर जाएंगे, क्लाउड को बोलेंगे जो नया वाले वर्जन का जीपीयू है, टीपीयू है या सीपीयू है, जो भी है, आपको जो भी आपके टास्क स्पेसिफिक होगा, आप बोलेंगे कि मुझे वो दे दो, मैं उसके ऊपर काम कर लेता हूँ अपने सिस्टम पे बैठ के। और जो भी पैसे बनेंगे, अगर तो वो फ्री होगा एनवायरनमेंट, अभी फिलहाल के लिए हमारा जो कोलैब का एनवायरनमेंट है वो फ्री है, ठीक है। लेकिन जो फ्री होगा उसके लिए हम वैसे ही इस्तेमाल कर लेंगे, और जहां पर हमें पे करना होगा तो एक मिनिमल अमाउंट या तो फिर एक एज आप समझ लें कि रेंट के तौर पर आप सिस्टम बोरो करेंगे, उसको जितना भी रेंट होगा वो अमाउंट पे करेंगे और अपना टास्क परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हम आते हैं कोलैब के ऊपर। कोलैब क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि जुपिटर नोटबुक का एक एनवायरनमेंट है जो कि आपका इंटरनेट पे या क्लाउड के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। एक तो ये कि आपको इसके अंदर पाइथन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और पाइथन से रिलेटेड मुख्तलिफ पैकेजेस जो होते हैं जो कि आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे अगर आप लोकल अपने एनवायरनमेंट के अंदर करेंगे, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलेंगे। इसके अंदर आपको पाइथन भी प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो इसके अंदर आपको कोई अपना, जिस तरह से हमने VS कोड के लिए अपने पास VS कोड इंस्टॉल किया था, फिर उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल की थी और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल की थी, तो वो सब चीज़ें आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्या होना चाहिए? सिर्फ एक इंटरनेट, एक अदर इंटरनेट होना चाहिए। सारी इंस्टॉलेशन
इनिशियल तौर पे पाइथन की इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। आपको क्या करना है, collab.research.google.com पे जाना है और यहाँ पर जाके अपना काम डायरेक्ट स्टार्ट कर देना। अब जब हम खोलते हैं इसके अंदर तो हमारे पास काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें एग्जाम्पल मिलती है। एग्जाम्पल के अंदर अगर हम जाएँ तो ओवरव्यू ऑफ कोलैब है, मार्कडाउन है। इसके अंदर बेसिकली हम सिर्फ कोड लिख नहीं सकते, इसके अंदर आप डॉक्यूमेंटेशन भी एक तरह की कर सकते हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह से हम कमेंट्स लिखकर उसमें डॉक्यूमेंटेशन करते थे, इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी आप कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम आगे चल के देखते हैं। लेकिन इसके अंदर अभी एग्जाम्पल के अंदर अगर आप जाके घर पर जाकर या यहाँ पर आप एक्सप्लोर करेंगे तो उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं मजीद, मार्कडाउन क्या है, चार्ट्स किस तरह से होते हैं कोलैब के अंदर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो एग्जाम्पल्स के अंदर से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब रिसेंट में जाएंगे, जो आपकी रिसेंट नोटबुक्स होंगी जो आपने ओपन की हुई होंगी वो सारी की सारी आपकी नोटबुक रिसेंट के अंदर आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको रिसेंट का टास्क मिलेगा। अब इसका फायदा क्या होगा, ये वाला मेरा अकाउंट है, बहुत पुराना अकाउंट है, तकरीबन 2020 या उससे पहले का अकाउंट है। अब अगर आप इसमें नीचे जाकर देखें तो ये मेरे पास गूगल क्लाउड से कनेक्टेड है, ठीक है, जो आपकी गूगल ड्राइव है उससे कनेक्टेड है। आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास 2020 की भी एक नोटबुक मौजूद है, 2021 की भी होगी और 22 की भी यहाँ पर हमारे पास जो नोटबुक्स हैं वो मौजूद होंगी। तो इससे क्या हुआ, आपका अगर ड्राइव कनेक्टेड है तो आपका जो भी आपने काम किया वो ड्राइव पर सेव्ड रहेगा। आपको ये नहीं है कि आपका लेट सपोज आप काम कर रहे हैं, काम करते करते अगर आपने ऑटो सेव ऑन नहीं किया हुआ तो सिस्टम बंद हो गया, आपका काम चले गया, इस तरह का कुछ भी नहीं है। आपका जैसे जैसे काम करते रहेंगे आपके क्लाउड के ऊपर सेव रहेगा। कब तक सेव रहेगा, जब तक आप डिलीट नहीं कर सकते। तो जितने पुराने काम है, लेट सपोज मैंने कोई 2020 में किया था, अब मुझे उससे रेलेवेंट कोई काम मिल गया, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जाकर रिसेंट्स में जाकर अपनी वो वाली नोटबुक ओपन कर लूंगा। और सिर्फ यही नहीं, आप दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स को। यहाँ पर गूगल ड्राइव का ऑप्शन है, गूगल ड्राइव से अगर आपके पास कोई नोटबुक पड़ी हुई है गूगल ड्राइव के ऊपर तो आप उसको यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर गिटहब का ऑप्शन है, अगर आपने कोई गिटहब के ऊपर पुश की हुई है नोटबुक्स, अपनी जुपिटर की नोटबुक हो गई, आपकी गूगल कोलैब की हो गई, आपने वो गिटहब के ऊपर डाली हुई है या किसी और की आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ से गिटहब की लिंक डाल के आप उठा सकते हैं। और फिर अगर आपके सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी कोई नोटबुक्स वगैरह मौजूद हैं तो अपलोड के जरिए आप अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल हमें क्या करना है, हम यहाँ पर जाते हैं, एक नीचे बटन आ रहा है न्यू नोटबुक का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास न्यू नोटबुक ओपन हो जाएगी। सही है, यहाँ पर ओपन हो गई। यहाँ पर सबसे ऊपर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ इंट्रो टू पाइथन, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप मतलब कि वही वाले ऑप्शंस हैं कि ओपन कर सकते हैं, कोई अपलोड कर सकते हैं, न्यू नोटबुक आपने करनी है तो वो कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। सेल्स हम बेसिकली क्या कहते हैं, एक लाइन ऑफ कोड। यहाँ पर ये जो एक ये चीज़ है, इसे हम ये जो एक आपको रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सेल, ठीक है। यहाँ पर हम अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं, या हम यहाँ पर अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। वो किस तरह से, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, एक आपका आ रहा है टेक्स्ट का, एक आपका आ रहा है कोड का। अगर मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पर मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो मेरी एज अ डॉक्यूमेंट इस नोटबुक के अंदर सेव हो जाएगी। लेट सपोज मैंने लिखा वेलकम टू पाइथन, इसको बोल्ड कर दिया, उसने खुद अपने हिसाब से मार्कडाउन जो है वो ले लिया। और इसको हम चाहें तो लिस्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बता रहा है, यहाँ पर मार्कडाउन ऐड कर रहा है। मार्कडाउन क्या होता है कि जो एमडी की फाइल जो हमारे पास उसमें होती है गिटहब के ऊपर, उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो इस्तेमाल होती है चीज़, उसे हम कहते हैं मार्कडाउन, ठीक है। उसको लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, लेकिन आपको उसको लिखने की किस तरह से लिखते हैं उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो जो आप करेंगे, लेट सपोज बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, जो भी करते हैं वो आपको यहाँ पर मार्कडाउन के थ्रू खुद करके दे देगा और यहाँ पर आपको रिजल्ट भी बता देगा कि इस तरह से लिखना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने बाहर क्लिक किया तो ये हमारे पास वेलकम टू पाइथन एज अ डॉक्यूमेंट आ गया, और यहाँ पर मैं चाहूँ तो कोई भी अपना कोड चला सकता हूँ। अब मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर एक तो ये अभी हम सिंपल पाइथन जब इस्तेमाल करेंगे तो आप वो लोकल एनवायरनमेंट पे भी इंस्टॉल करके जुपिटर नोटबुक वगैरह के साथ भी कर सकते हैं और चाहे तो इसके साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास
कंप्यूटेशनल एक्सटेंसिव टास्क होंगे। लेट्स सपोज आपको कोई मॉडल ट्रेन करना है, आने वाले वक्त के अंदर आप कोई मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि बहुत मैथमेटिकली कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव है, यानी कि उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम आए, यहाँ पर हमने देखा चेंज रन टाइप। यहाँ पर अब क्या है हमारे पास, हमने देखा कि मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद है। एक तो सबसे पहले ये कि मैंने आपको बताया पाइथन, आप सिर्फ इसमें पाइथन में नहीं, अगर आर पे काम कर रहे हैं तो आर पे भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इनिशियली अभी हमें पाइथन के अंदर करना है तो हम पाइथन के अंदर करेंगे। उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ हार्डवेयर एक्सीलेटर के अंदर CPU, GPU और TPU हमें नजर आ रहे हैं। अब ये होते क्या है, किसको पता है कि CPU क्या होता है, कितने लोगों को पता है? ठीक है, और GPU का कितने लोगों को पता है? सही है, और TPU का किसको पता है? ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास जैसे कि हमें पता है कि CPU जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसकी फुल फॉर्म है। अब वो क्या चीज़ है, एक तरह का हमने इनिशियली नोटबुक्स वगैरह, सॉरी, हमने जब इनिशियली कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, कंप्यूटर बुक की 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हमें पता चलता है कि CPU एक चीज़ है जो कि एक काइंड ऑफ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, वो सारे के सारे टास्क, उसके अंदर मेमोरी भी होती है, अपनी इंटरनल मेमोरी भी होती है, और बाहर की जो मेमोरी जो हमने इंस्टॉल की भी होती है उसको भी इस्तेमाल करता है, हार्डवेयर से भी इंटरेक्ट करता है। एक तरह का यूनिट है जो कि आपके हार्डवेयर के साथ सिक्वेंशियली आपका इंटरेक्ट करता है। ठीक है, अब लेकिन क्या है CPU के अंदर, CPU के अंदर एक तो वो एक वक्त पे एक काम सिक्वेंशियल काम कर सकता है, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन एक्सटेंसिव या तो फिर ग्राफिकल एक्सटेंसिव काम नहीं कर सकता। उसके लिए हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास आते हैं GPUs क्या करते हैं, GPU जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग या तो फिर ग्राफिकल रेंडरिंग वगैरह पे लोग काम करते हैं, उनको, या तो फिर जो गेमिंग वगैरह करते हैं उनको भी पता होगा, और जो माइनिंग वगैरह करते हैं उन लोगों को भी पता होगा कि GPU क्या होता है। GPU जो है आपका CPU को एक तरह से एक्सेलरेट करता है। कैसे? आपके जो भी ग्राफिकल एक्सटेंसिव टास्क होते हैं उसे GPU परफॉर्म करता है, या फिर आपके कोई AI के टास्क हैं, लेट्स सपोज आप मॉडल कोई ट्रेन कर रहे हैं, उसके लिए आप GPU इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक तो वो सिक्वेंशियल नहीं होता, वो पैरेलल टास्क कर सकता है, और उसके अंदर कोर्स वगैरह और भी काफ़ी इंटरनल, अगर डिटेल के अंदर जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसकी बेसिस पर वो आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। जब गेम खेल रहे होते हैं तो कोई ग्राफिकल, मतलब कि कोई इस तरह की GTA 5, GTA 6 वगैरह कोई गेम इस तरह की हो गई, या कोई भी दूसरी गेम हो गई जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स वो करती है, कंज्यूम करती है, तो उसके लिए आपको GPU की ज़रूरत होती है। इसी तरह से आपको अगर कोई मॉडल फाइन ट्यूनिंग करने हैं या तो फिर कुछ चलाने हैं तो उसके लिए आपको GPU की ज़रूरत होती है। अब आपके पास TPU फिर उसके बाद आता है। TPU क्या है? आपने एक हद तक मॉडल ट्रेन जो है वो कर लिया मशीन लर्निंग में GPU से, लेकिन फिर उसके बाद आपकी कहानी आ गई न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ, डीप लर्निंग की तरफ, जो कि आप आगे जाके देखेंगे, जो कि आगे की चीज है। अब जब उसके ऊपर कहानी आई तो उसके लिए स्पेसिफिक एक हार्डवेयर बनाया गया जिसे हम कहते हैं TPU, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैट्रिक्स की कैलकुलेशन, जितनी भी एक्सटेंसिव कैलकुलेशन होती है, उसके लिए हमारे पास TPU जो है वो इस्तेमाल होता है। अब उसका फायदा क्या है? एक तो वो पैरेलली भी काम कर सकता है, और दूसरा ये कि वो एक टास्क के ऊपर एक वक्त के अंदर बिल्कुल, लेट्स सपोज आपकी मैट्रिक्स की कैलकुलेशन है तो वो उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल उसी के ऊपर काम करेगा, और जितना भी हैवी हो वो उसके मुताबिक काम कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसे AI, मतलब कि आप कह लें कि डीप लर्निंग को, जो हमारे पास डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं, न्यूरल नेटवर्क के मॉडल्स होते हैं, वो मैट्रिक्स बेस्ड होता है, यानी कि उसके अंदर मैट्रिक्स की, बिहाइंड द सीन मैट्रिक्स की कैलकुलेशंस वगैरह सारी चल रही होती हैं। तो उसको हमें करने के लिए TPU आता है, जो कि CPU की मजीद मदद करके हमें क्या कहते हैं, मदद करता है
जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं या डीप लर्निंग के जो मॉडल्स हैं उसे ट्रेन करने के लिए, या तो फिर हमारी कोई इस तरह की कैलकुलेशंस हैं उसे करने के लिए, जो कि मैट्रिक बेस्ड कैलकुलेशन है उसे करने के लिए। के साथ उजार दिया, तो अब गूगल कोलैब की तरफ हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? तो इसका एक सबसे बड़ा मेन रीज़न जो है कि हम एआई की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और एज ए इंडिविजुअल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एज ए टीचर, हमारे पास भी कोई इतनी हाई लेवल मशीन नहीं है जो एआई के टास्क अपने पास चला सकें, एलएलएम्स को लोकली अपने पास रन टाइम पे चला सकें। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, गूगल कोलैब पे शिफ्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए गूगल कोलैब के लिए बेसिकली सिर्फ कुछ भी नहीं चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए और गूगल की नोटबुक खुल जाएगी, इजीली चलाएं। और मेन उसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें फ्रीली एक्सेस है जीपीयू, टीपीयू, और इस तरह के कोई भी एआई टास्क करने हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी है। एक और चीज़ हमारे पास ये है कि हम अपना कोड जो है छोटे छोटे चंक्स में चला सकते हैं। किसी को शेयर करना है, इजीली उसे मार्कडाउन बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही शेयर होगा जैसे गूगल डॉक्स डॉक्यूमेंटेशन कोई भी आप शेयर करते हैं पीडीएफ, आपका कोड भी इसी तरह शेयर हो जाएगा, और जब उसको रन टाइम में चलाएंगे तो वो चलेगा इसलिए इजीली। ये मेन डिफरेंस है क्या कहते हैं गूगल कोलैब और वीएस कोड के जो हम शिफ्ट कर रहे हैं। दोबारा करें क्वेश्चन। अच्छा, अभी जो आपका फिलहाल जो पाइथन से रिलेटेड अभी तक जो हम काम करेंगे तो वो आपका फ्री वर्जन पे आसानी से चल जाएगा। इवन अगर आप एजेंटिक एआई के जो हम आगे उसकी तरफ भी जाएंगे तो वो भी आपका फ्री वर्जन के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली चल जाएगा। और फ्री वर्जन के अंदर अगर हम यहाँ पर आके देखें तो हमें फ्री में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, और एक स्पेसिफिक मतलब कि उसके लिए मिलती है कि स्पेसिफिक कंप्यूटेशन के लिए मिलती है। अब वो कितनी कंप्यूटेशन के लिए मिलती है वो आप डिटेल में यहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा कि आपको कितने आवर्स के लिए, या अवेलेबिलिटी के हिसाब से होता है कि कौन सा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कौन सा फिलहाल अवेलेबल है जीपीयू या टीपीयू, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब आप T4 जीपीयू पे जाता है तो ये अभी तक आपके पास अवेलेबल आ रहा है, फ्री आ रहा है। लेकिन अगर आप A100 जीपीयू के ऊपर जाते हैं, 1.4 जीपीयू के ऊपर जाते हैं तो ये आपके पास अभी डिसेबल है, इसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा। तो अभी तक का जो हमारा काम है वो इन जीपीयू, सीपीयू और टीपीयू के साथ आराम से हो सकता है। अभी तो फिलहाल जब हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन तो हमारी सिर्फ सीपीयू के साथ भी चल सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। जी, और कोई सवाल? जी हाँ, बिल्कुल, हम कर्सर पे भी कर सकते हैं, किसी भी क्या कहते हैं वीएस कोड के ऊपर भी कर सकते हैं। वीएस कोड के ऊपर भी जुपिटर नोटबुक है, हम उस पर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम स्टार्ट जो है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी एआई कम्युनिटी जुपिटर नोटबुक के ऊपर काम करती है, वीएस कोड के ऊपर भी काम करती है, बाकी दूसरे के ऊपर भी काम कर सकती है। लेकिन हम स्टार्ट इससे ले रहे हैं। हम बाद में जाकर जब हम कर लेंगे ये, जब सब चीज़ें सीख लेंगे तो आप जो है वीएस कोड पे करें, कहीं पर भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपका जो भी टास्क है, जो भी काम है वो होना चाहिए। तो हम किसी भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली हम जो क्लास के अंदर करेंगे वो कोलैब और जुपिटर नोटबुक से करेंगे। जी, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि वीएस कोड हम इसके लिए यूज़ नहीं करते। अभी तो क्लास में सीखने के लिए जब हम इसको बड़े उस पर लेके जाएंगे ना, जब हमारा बड़ा प्रोजेक्ट होगा कोई एआई का या इस तरह का, कोई ऑफलाइन, जाहिर है हर दफ़ा नेट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हमें ऑफलाइन भी चलानी है, वर्क करना है, कभी कहीं है, तो इसको लोकली भी हम वीएस कोड पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये वीएस कोड कट गया है और सिर्फ गूगल कोलैब पे शिफ्ट हो गए हम। तो एक ये इसमें और चीज़ ऐड करनी थी मुझे। जी, तो अब हम चलते हैं पाइथन की तरफ। पाइथन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो लोग नहीं थे उसको दोबारा बता देता हूँ कि आपको, आपके लिए खुशखबरी है कि 70% पाइथन आपको ऑलरेडी आती है, क्योंकि आपने टाइपस्क्रिप्ट की हुई है। आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे
कर सकते हैं शिफ्ट। अब आपने टाइपस्क्रिप्ट सीखी हुई है तो आपको टाइप्स का भी पता है, तो आप डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज हो जिसके अंदर टाइप्स नहीं होती, या स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज हो जिसके अंदर टाइप्स होती हैं, आप दोनों में आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। उसके कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स वगैरह अगर आ गए तो आ गए, उसके अलावा आप बड़ी आसानी से स्मूथली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। तो हम फिलहाल चलते हैं पाइथन के ऊपर। किस किस को पता है पाइथन क्या है? पाइथन को कौन जानता है, किसने अभी तक इस्तेमाल कर लिया? ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली पाइथन टाइपस्क्रिप्ट की तरह, जिस तरह हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी थी, उसी तरह से एक डायनेमिक लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि आपको कोड करने के अंदर आसानी करती है। अब उसके अंदर क्या है, डायनेमिक से मुराद क्या है कि आप इसके अंदर जिस तरह से जावास्क्रिप्ट थी, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डेटा टाइप ना दो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से इसके अंदर भी आप अगर डेटा टाइप नहीं देते, डेटा टाइप के बगैर भी काम कर लेते हैं, काम कर सकते हैं। अब ये क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हमने पहले देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि सिस्टम से डायरेक्ट बात कर रही होती है, तो ये उसमें से एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये हमें ह्यूमन रीडेबल होती है, हमें समझ आती है और हम इसके ऊपर कोड कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पाइथन जो है वो ग्विडो वैन रॉसम ने बनाई थी तकरीबन आई थिंक 1991 में, फरवरी में, ठीक है। फिर उसके बाद से ये जो है काफ़ी चल रही थी, लेकिन अभी जो है फिलहाल एआई कम्युनिटी और जो डेटा साइंस की कम्युनिटी है उसने काफ़ी अडॉप्ट किया है पाइथन को। उसके साथ बीच में आर भी चल रही थी हमारे पास, हम सुनते थे नाम आर का, लेकिन फिलहाल जो एडॉप्शन हुई है वो मोस्टली एजेंटिक के लिए हो, आपकी कोई भी क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, कोई भी डीप लर्निंग के लिए हो, मशीन लर्निंग के लिए हो, कोई मॉडल ट्रेन करने के लिए हो, तो आपके सारे के सारे जो मोटे मोटे और बड़े बड़े जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं मॉडल्स बनाने के लिए भी, वो पाइथन के अंदर सारे के सारे मौजूद हैं, ठीक है। अब पाइथन के अंदर क्या है, मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स होते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग को लिखने के तरीके होते हैं। पाइथन तीनों पैराडाइम को करता है। प्रोसीजरल जो सीक्वेंशियल चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है, उसे भी सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपने देखा था, जो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी थी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, उसके अंदर क्या था कि हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, तो वो भी आपका एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम हो गया। अब फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग, उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकती है प्रोग्रामिंग। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग आपने की है, शायद आपको नहीं पता कि आपने की है। वो किस तरह कि आपने कितने लोगों ने नेक्स्ट जेएस जो है वो की हुई है? आई थिंक सबने की होगी, ठीक है। नेक्स्ट जेएस के अंदर जब आप एक कंपोनेंट बनाते थे, कोई एक पेज बनाते थे, तो उसमें बेसिक यूनिट क्या होता था आपका? फंक्शन, एग्जैक्टली। आपके पास फंक्शन होता था, तो वही है फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग। उसमें क्या होता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर ये होता है कि आपके पास जो भी आपका आप ये कह लें कि जिस तरह से वहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर प्योर फंक्शंस होते हैं। प्योर फंक्शन से क्या मुराद, अगर आप उसको सेम इनपुट देंगे हमेशा, तो वो सेम आउटपुट आपको रिटर्न करेगा। किस तरह से, जिस तरह से हमने हर चीज नेक्स्ट जेएस के अंदर जब हम काम कर रहे थे, जब कंपोनेंट्स बनाते थे, तो हर एक कंपोनेंट जो है वो एक फंक्शन था, तो वो हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। तो अभी फिलहाल बताने का मकसद ये है कि तीनों पैराडाइम्स को पाइथन जो है वो हमारा सपोर्ट करता है। अब क्या है, एजेंटिक एआई के लिए काफ़ी वाइडली यूज हो रहा है, जिसमें अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए बता रही है, बाकी आगे चीज़ें चल के देखेंगे कि क्रू एआई हो गया, आपका जो एजेंट्स बनाता है, आपका ऑटोजेन हो गया, लैंड ग्राफ हो गया, और भी काफ़ी सारे इस तरह के लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क हैं जो कि पाइथन के अंदर है और पाइथन को अडॉप्ट करें और पाइथन के ऊपर चलते हैं। अब पाइथन अगर आप सीख लेते हैं तो आप क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस उस पर कर सकते हैं या क्या यूज हो रही है। अगर आप ट्रेंड उठा के देखें तो शायद टाइपस्क्रिप्ट और पाइथन जो है टॉप की लैंग्वेजेस के अंदर मौजूद होंगी, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली एआई का ट्रेंड उठा के देखें तो उसके अंदर आपको मोस्ट प्रोबेबली टॉप पे आपको पाइथन दिखेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो उसकी कम्युनिटी, आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कम्युनिटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, ये तीनों फील्ड जो है ये आपस में कहीं ना कहीं ओवरलैप करती है।
तो ये तीनों फील्ड्स के अंदर आपकी पाइथन इस्तेमाल होती है। और सिर्फ इसके अंदर ही नहीं, जैसे कि हम नीचे चल के देखें कि डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, जो कि मैंने आपको बता दिया, डेटा साइंस वाले लोग भी पाइथन को इस्तेमाल करते हैं। एजेंटिक एआई के अंदर हमारे पास पाइथन इस्तेमाल होती है। मशीन लर्निंग के जो हमारे एल्गोरिथम्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए, जो कि आजकल जो आपके कुछ लेट्स सपोज आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक के ऊपर आपके रिकमेंडेशन कुछ इस तरह की आप बोलते हैं यार ये फेसबुक जो है ये किसी तरीके से हमारा जो है वो डेटा ले रहा है, या तो फिर माइक्रोफोन इसका ऑन है, जिसकी वजह से हम जो सोचते हैं वही हमारे पास ऐड आ जाता है। वो किस तरह से आता है? वो एक मशीन लर्निंग का पीछे एल्गोरिथम चल रहा होता है, जो कि रिकमेंडेशन सिस्टम होता है। रिकमेंडेशन सिस्टम के थ्रू आपके पास वो आपकी हिस्ट्री देखता है, आपकी मल्टीपल चीजें देखता है, आपने क्या क्या चीजें देखी, आपने क्या क्या चीजों पर क्लिक किया, उसको देखकर आपको चीजें रिकमेंड करता है। तो वो वाले मॉडल्स आपके मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के अंदर ट्रेन होते हैं। तो मशीन लर्निंग के लिए भी आपके पास पाइथन इस्तेमाल होती है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है कि आप जिस तरह से आजकल बड़े मशहूर है चैट जीपीटी से बात करते हैं, चैट जीपीटी से आप अपनी इंग्लिश, उर्दू या अपनी जुबान के अंदर बात करते हैं। अब सिस्टम तो नेचुरल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, तो जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का टास्क है उसके लिए भी हमारे पास पाइथन इस्तेमाल होती है। उसमें क्या करते हैं हम, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आ जाती है। उसमें क्या करते हैं हम मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए अपने सिस्टम को समझाते हैं कि ये क्या चीज़ है, मतलब कि लेट सपोज अगर हाउ आर यू बोलता हूँ तो उसका आंसर क्या देना है, और वो सिस्टम के अंदर किस तरह से जाएगा, और ज़ाहिर है जीरोज और वंस के अंदर ही जाता है। अभी मैं आपको हाई लेवल करके बता रहा हूँ, और फिर उसका हमें आउटपुट मिलता है उसके मुताबिक। फिर आपके पास कंप्यूटर विजन क्या है, जिसके अंदर आप डिटेक्शन वगैरह देखते हैं कि लेट सपोज मैं एक तस्वीर लेता हूँ, तस्वीर लेके चैट जीपीटी या किसी को दे देता हूँ, तो वो क्या करेगा, मैं उसको बोलता हूँ इसमें क्या हो रहा है, वो बता देगा कि एक क्लास हो रही है, या तो फिर ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो बैठे हुए हैं और किसी लेक्चर को सुन रहे हैं या ले रहे हैं। तो वो किसके थ्रू करेंगे, वो करेंगे कंप्यूटर विजन के थ्रू। कंप्यूटर विजन क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक फील्ड है जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन, जो आपके फेस जो है आपने देखा होगा आईफोन्स और उसके अंदर फेस रिकॉग्निशन होती है, आपकी फेस अनलॉक्स हो रहे होते हैं, वो कंप्यूटर विजन के थ्रू हो रहे होते हैं। और फिर रोबोटिक्स के अंदर भी हमारे पास होती है। और सिर्फ रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पाइथन महदूद नहीं है, आपकी वेब डेवलपमेंट के अंदर बैकएंड के लिए भी काफ़ी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होती है पाइथन। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए भी हमारे पास इस्तेमाल होती है। अब ये तो हमने देख लिया कि फायदे के, अगर आप पाइथन करते हैं तो आप इतनी सारी फील्ड्स के अंदर, अभी फिलहाल हमारा फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेसिफिकली एजेंटिक एआई की तरफ है, लेकिन अगर हम चाहें और हम खुद से चाहें तो इतनी सारी फील्ड्स के अंदर कदम रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाइथन की बेस पर, जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो तो ठीक है कि ये सब चीज़ें, लेकिन अब आप लोग माशाल्लाह से इस स्टेज पर आ गए और आप लोग ने इतनी अपनी जर्नी गुजार कर इतने अच्छे डेवलपर्स बन गए कि अब हम आपसे अगर बात करें कि पाइथन या टाइपस्क्रिप्ट किस तरह से चलती है, तो वो भी आप सब समझने के काबिल है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पाइथन बिहाइंड द सीन काम किस तरह से करती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कोड लिखते हैं, हमें तो जैसे ही एंटर करते हैं या तो फिर हम उसे रन करते हैं तो वो तो चला देता है, लेकिन अब वो बिहाइंड द सीन्स करता क्या है, पीछे होता क्या है, पीछे क्या कंपटीशन होती है, ये भी आपका कोई भी लेट सपोज आपका पाइथन का इंटरव्यू है उसके लिए, या तो फिर कोई आपका टेस्ट हो पाइथन बेस्ड, या किसी के लिए भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है। अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, एक तो रोजा है, ऑलरेडी फर्स्ट रोजा है और एनर्जी वगैरह डाउन है, आपको काफी बोरिंग लग रहा होगा क्या पका रहा है, लेकिन क्या कहते हैं, ये आपके कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा भी क्लिक कर लेंगे या तो फिर थोड़ा सा भी देख लेंगे, आपके कहीं पर भी चले जाता है, एक डॉट भी बन जाता है, तो आपको काफी काम आएगा उसके अंदर। तो हम देखते हैं कि पाइथन बिहाइंड द सीन काम कैसे करती है। खाना पका के अभी खाने की बात नहीं कर रहा, तो साले खाने की दिखा रहे, वही तो कह रहा हूँ ना, गलत दिखा रहा हूँ। हाँ
हाँ ना तो एक टास्क मिला है खाना बनाने का, ठीक है। अब आपको खाना बनाना नहीं आता, वैसे आप लोगों को आता होगा, लेकिन लेट्स सपोज आपको नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, आप एक बुक खोलेंगे या तो फिर इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आप देखेंगे कि उसकी रेसिपी क्या है, मतलब किस तरह से बन सकता है खाना। आप उसकी इंस्ट्रक्शन देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप ये आपने देखी इंस्ट्रक्शन ये वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन देखने के बाद फिर आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपने देखा भाई ये चीज़ें मुझे चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी की और आपने कुकिंग करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब आपकी जो है चीज़, जो भी आप चीज़ बना रहे हैं, लेट सपोज आप बिरयानी बना रहे हैं, वैसे खाने की बात नहीं करनी चाहिए, बड़ी बुरी बात है, लेकिन अभी एग्जांपल ये है, तो रोज़े के अंदर क्या कहते हैं, इसी को ही लेके चलता है, तो और काफ़ी रिलेट भी कर सकते हैं इस वजह से, वरना मैं मैकेनिक की एग्जांपल ले दूँ, कोई दे दूँ तो आधे लोग रिलेट नहीं कर सकें, तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, फिर आपने सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो है वो ले लिए और आपने कुकिंग करना स्टार्ट कर दी। आप देखेंगे वहाँ से स्टेप बाय स्टेप, हाँ ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, फिर उसको एक मरतबा रिव्यू भी करेंगे कि हाँ भाई मैंने कोई चीज़ गलत तो नहीं डाल दी, कोई चीज़ वो तो नहीं कर दी। अब एक चीज़ आपकी कुक होकर पक कर तैयार हो गई, लेट सपोज आप बिरयानी बनाते हैं तो आपके चावल और वो कोरमा वगैरह जो भी होता है वो आपका जो है पक गया, लेकिन क्या आप वो डायरेक्टली दे सकते हैं? जो भी आपका क्या कहते हैं, जिसको खाना है, जिसको देना है, आप डायरेक्टली दे सकते हैं? नहीं, एग्जैक्टली आप प्लेट में निकालेंगे, या तो फिर उसका अगर कोरमा अलग अलग है तो आप उसकी तय बनाएंगे, जो भी करेंगे दम पे रखेंगे, अल्लाह जाने जो भी होती है चीज़ें, वो सब चीज़ें करने के बाद फिर आप निकालेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे प्रेजेंटेबल वे के अंदर। ये नहीं कि पूरा का पूरा आपने जो बनाया वो देश का ले जाके मेहमान के सामने रख देंगे, खाओ भाई टूट पड़ो, ये नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप प्रेजेंट करेंगे उसको मिक्स करेंगे जिस तरह से मिक्स करना होगा, मसाला और जो वाइट राइस है उन सबको बोटियाँ जिस तरह से निकालनी है वो निकाल के आप उसके अंदर डालेंगे और फिर पेश कर देंगे। आप क्या कहते हैं, जो भी आपका मेहमान होगा, जो भी खाने वाला होगा, उसको पेश कर देंगे, वो फिर नोश फरमा लेगा, यानी कि खा लेगा। अब पाइथन में भी कुछ इस तरह से बिहाइंड द सीन्स किस तरह से होता है कि आप जो है कोड जो भी आपने लिखा है वो आप कोड उसको दे देते हैं पाइथन को। आपने लेट सपोज .py की आपके अंदर यहाँ पर, जैसे वहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर .ts की एक्सटेंशन होती थी, यहाँ पर .py की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। .py की एक्सटेंशन हो गई, आपने उसकी फाइल बना दी, उसके अंदर आपने जो भी आपका कोड है, जो भी आपने काम करना था वो आपने लिख दिया। अब वो भी एक काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होती हैं। जो भी आप कोड लिखते हो लाइन बाय लाइन अगर आप देखो तो वो एक तरह की इंस्ट्रक्शन है। लेट सपोज आपने कहा कि ए वेरिएबल में वन जो है वो डिफाइन कर दो और उसके बाद इनिशियलाइज कर दो और फिर उसके बाद उसको इतने से डिवाइड कर दो, फिर ये कर दो, फिर ये कर दो और फिर उसको प्रिंट कर दो। तो ये सारी की सारी क्या हुई, स्टेप बाय स्टेप एक आपकी क्या कहते हैं, जिस तरह से आपकी रेसिपी थी, एक स्टेप बाय स्टेप आपकी इंस्ट्रक्शंस हो गई। अब क्या आपने इंस्ट्रक्शन बना के रख दी, अब आप क्या करेंगे, उस इंस्ट्रक्शन को देंगे इंटरप्रिटेटर को, ठीक है। पाइथन में क्या होता है, इंटरप्रिटेटर। अब शायद मैं क्या कहते हैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, अभी वैसे ही रोज़ा भी है तो इग्नोर करिएगा प्रोनाउंसिएशन को। तो आपके पास इंटरप्रिटेटर होता है, वो क्या करता है, आपकी क्या कहते हैं, उसको कोड को लेता है और उसको अगर हम हाई लेवल पे देखें तो एक तरह से उसने रेसिपी ली, जो भी आपका बनाने वाला है उसने रेसिपी ली और आपको डिश पेश कर दी, लेकिन उसने अंदर दो काम किए थे। इंटरप्रिटेटर जो होता है वो अंदर जो है दो काम करता है। वो क्या काम करता है, सबसे पहले एक तो अगर हम हाई लेवल देखें तो पाइथन का .py का कोड दिया उसने मशीन कोड के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास मशीन के अंदर जो ऐसी काबिलियत नहीं है कि वो डायरेक्ट आपके कोड को समझे, तो वो जीरोज और वंस के अंदर कन्वर्जन मांगता है। जब जीरोज और वंस के अंदर कन्वर्जन आ जाती है तो फिर वो उसको चला देता है, ठीक है। अब इंटरप्रेटर क्या करता है कि उसको ले लिया पाइथन के कोड को और आपको जीरोज और वंस में कन्वर्ट करके दे दिया, जो कि आपके सीपीयू ने चला दिया। अब अंदर क्या होता है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो पहले जाती है
हम लोग उस को इंटरप्रेटर के अंदर Python एक में आपका हो लगा गया दिया है। कंपाइलर। ये मान इस लिया पार्ट को जाए आप समझ लें, लेट्स सपोज आपका कंपाइलर, खाने में लगा दिया ठीक है। लोगों ने, कौन सा अब कौन वो सा जाएगी मसाला डाला। कंपाइलर के पास, वो कंपाइलर चेक करेगा कि भाई हाँ ये चीज़ें ठीक है इसके अंदर, क्या कोई सिंटैक्टिकल इशू तो नहीं है, कोई जो लिखने में कोई गलती तो नहीं हुई है, कोई इस तरह का इशू नहीं है, कोई नमक कम ज़्यादा तो नहीं है, कोई हरी मिर्च ज़्यादा तो नहीं डाल दी, या तो फिर कुछ इस तरह से तो नहीं कर दिया, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, चावल कम तो नहीं है, इस तरह की सारी चीज़ें आपका कंपाइलर चेक करेगा। अब कंपाइलर चेक करके फिर क्या करेगा, बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। जो आपकी बाइट कोड होगा उसकी एक्सटेंशन होगी .py_c, ठीक है, उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा। उसमें कन्वर्ट तो कर दिया उसने, अब फिर क्या करेगा, वो दे देगा एक वीएम को, जो कि यहाँ पर इंटरप्रेटर के नाम से है, ठीक है। अब वो एक पाइथन वीएम को दे देगा, पाइथन वर्चुअल मशीन को दे देगा। हम कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये एक इंटरप्रेटर है, और जो ये है, ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है कुकिंग वाला, ये हो गया आपका कंपाइलर, और ये सेकंड वाला पार्ट हो गया आपका वीएम। अब .py_c की फाइल आपकी बन गई, वो जाती है वीएम के ऊपर पास। वीएम क्या करता है, वीएम उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर, यानी कि जीरोस और वंस के अंदर कन्वर्ट करके आपका कोड एग्जीक्यूट कर देता है। अगर यहाँ पर कोई सिंटैक्टिकल या तो फिर कोई भी इश्यू होता है तो यहाँ पर एरर रेज हो जाता है, और अगर यहाँ पर होता है तो यहाँ पर आपके पास एरर आ जाता है, ठीक है। तो इतना किसको समझ आया? सही है, रिपीट की जरूरत है? कितने लोग कहते हैं रिपीट की जरूरत है? खाने से हट के दिमाग में सिर्फ खाना घूम। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है? सही है, चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। आपका क्या हुआ, सबसे पहले आपने रेसिपी देखी, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन पढ़ी, उसके बाद आपने कुकिंग की, कुकिंग करने के बाद आपने फिर उसको प्रेजेंट किया, और उसके लिए जो बाकी स्टेप रह गए थे आपने वो स्टेप्स किए, और फिर उसके बाद आपने प्रेजेंट कर किसी के सामने डिश वो पेश कर दी। अब यही चीज अगर हम पाइथन के अंदर देखें तो आपकी .py की फाइल है, जिसके अंदर आपकी प्रिंट की हर चीज की इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अब वो .py की फाइल जाएगी सबसे पहले कंपाइलर के पास। कंपाइलर क्या करेगा, उसे चेक करेगा उसके अंदर कोई इशू तो नहीं है, कोई लिखने में कोई जब लिख रहा है वो तो लिखते हुए कोई इशू तो नहीं आ गया, कोई सेमीकॉलन तो खैर इसमें नहीं होता, कोई कॉलन या कुछ चीज तो उसने मिस नहीं कर दी, कोई कीवर्ड तो गलत नहीं लिख दिया, वो सब चीजें चेक करेगा। अब वो सब चीजें पास हो गई, अगर तो पास हो गई तो .py_c की फाइल बना देगा, और अगर पास नहीं होती तो वहां पर एरर रेज कर देगा। अब अगर पास हो गई और .py_c की फाइल बन गई तो फिर क्या करता है, फिर ये यहाँ पर इस वाले स्टेप के अंदर आता है और इसको दे देता है। अब ये वाला स्टेप क्या करता है, वर्चुअल मशीन वाला, ये वाला स्टेप आपकी .py_c की फाइल लेता है और उसको जो आपका सीपीयू समझ सकता है, जो आपका हार्डवेयर समझ सकता है, जीरोस और वंस की जुबान, उसमें कन्वर्ट कर देता है। अब जब वो उसमें कन्वर्ट कर देता है तो सीपीयू के लिए समझना, एग्जीक्यूट करना सब चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे ही वो समझ लेता है, एग्जीक्यूट कर देता है, तो जो भी आपका आउटपुट होता है वो आपके सामने पेश कर देता है। जी, अब समझ आ गया सबको? ओके जी। अच्छा, आपका जो जीरोस और वंस के अंदर उसने कन्वर्ट कर दिया, अब इंस्ट्रक्शन भेज दी सारी सीपीयू के पास, ठीक है। अब सीपीयू का काम है बाकी जो भी करना है, क्योंकि प्रिंट की स्टेटमेंट लेट सपोज हमने दी थी, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गई उसकी जबान के अंदर, सीपीयू की जबान के अंदर। अब जो काम करना होगा वो कर लेगा। अगर प्रिंट का किया है ना हमने, तो वो भी जीरोस और वंस में कन्वर्ट हो गया होगा। अब वो सीपीयू इंस्ट्रक्ट करेगा आपके कंप्यूटर को कि लेट सपोज प्रिंट है तो ये प्रिंट दे दो। कैसे पता उसे? उसके पास जीरोस और वंस में कन्वर्टेड है ऑलरेडी, तो वो सीपीयू आपका खुद कहेगा कि इस टर्मिनल के अंदर ये लाइन ऑफ कोड दिखा दो, तो वो जो प्रोसेस है वो सॉरी बिगेस्ट
ये वीडियो लीकर बनेंगे, चैनल बनाएंगे जहाँ पे मूवी लीक करके तुम सिनेमा में जा रहे हो, वीडियो मूवी लीक करोगे। अब ऐप क्या हो गया यार। जुबान में और इसके अंदर पाइथन के अंदर। अब पाइथन के अंदर क्या होता है, आप कोड एडिटर है, यहाँ पर आपका VS कोड हो सकता है, आपका जो है कोलैब हो सकता है, जुपिटर नोटबुक जिस पे भी आपने लिखा है वो हो गया, ठीक है। आपने यहाँ पर कोड लिखा, आपकी वो फाइल बन गई सोर्स फाइल कोड की, जिसके अंदर सारा आपके इंस्ट्रक्शन सारा कोड बना हुआ है, वो .py की फाइल बन गई। अब वो चली गई कहाँ पर, पाइथन इंटरप्रेटर के पास, जो कि ये है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये पाइथन इंटरप्रेटर है। मैं शायद T 2 मरतबा बोल रहा हूँ, मुझे अंदाजा है, लेकिन क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर, सॉरी, मुझे अंदाजा है लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। खैर नहीं, अभी तक मुझे नहीं लग रहा, क्लास के बाद लगेगा, हो सकता है। अच्छा, तो अब इसके अंदर क्या हुआ, .py की फाइल आई, यहाँ पर इंटरप्रेटर के पास गई और उसने क्या किया, कंपाइलर को दिया, जो हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे थे कि कंपाइलर के पास जाएगी। कंपाइलर उसमें से देखेगा सिंटैक्टिकल इशू या कुछ जो भी चीजें हैं वो उसके अंदर मौजूद है, नहीं है, होगा तो एरर रेज कर देगा, नहीं होगा तो बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये बाइट कोड क्या है, ये है .pyc की फाइल। .pyc की फाइल के अंदर आप पूछ रहे थे क्या रखा होगा, तो उसके अंदर रखा होगा बाइट कोड, ठीक है। बाइट कोड क्या होता है वो अभी आगे देखते हैं। अब उसके अंदर आपके पास बाइट कोड के अंदर रखा हुआ होगा, फिर क्या करेगा, वो जाएगा वर्चुअल मशीन के साथ पास, यानी कि पाइथन वर्चुअल मशीन के पास, वो जीरोस और वंस में कन्वर्ट करके हमें पास कर देगा। कोई लाइब्रेरी या मॉड्यूल वगैरह अटैच करना होगा तो वो वर्चुअल मशीन वाले स्टेप पे कर देगा। वरना क्या करेगा, वो बाइनरी कोड क्या होता है, 0 1 और 1 या मशीन स्पेसिफिक कोड कह ले, बाइनरी कोड कह ले, उसके अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर आपका प्रोग्राम चला देगा, ठीक है। ये आपका हो गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ जी। कंपाइलर का काम क्या होता है कि आपका जो भी कोड होता है ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप डायरेक्टली अगर CPU को अपना कोड दे देंगे तो उससे कुछ भी समझ नहीं आएगा। कंपाइलर का अगर मैं आपको हाई लेवल पे समझाऊं तो हाई लेवल पे काम ये होता है कि जो जबान CPU को समझ आए, जो कि जीरोस और वंस की जबान है, वो उसमें कन्वर्ट करके दे देता है कोड। तकरीबन हर लैंग्वेज में या तो फिर आपका कंपाइलर होगा या डिफरेंट, मतलब कि नेम डिफरेंट होंगे, डिफरेंट तरह से चलेगा, लेकिन काम यही कर रहा होगा, जीरोस और वंस में। हाई लेवल लैंग्वेज जो है जीरो एट द एंड जीरोस और वंस में ही कन्वर्ट होगा।